नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेन फिलॉसफी जो है आर्टिकल 16 की दोस्तों वो रिजर्वेशन से लेकर है और जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है उसको इन्हांस या उसको बढ़ाने में है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या सरकारी नौकरी में। तो एक और ख़ास बात है आर्टिकल 16 की कि इसमें जो ग्राउंड्स हैं जिन पर कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करने से मना किया गया है स्टेट को, वो जो हैं वो दो और इंक्रीज़ किए गए हैं। हमारे पास जो आर्टिकल 15 के अंडर थे वो तो हैं ही हैं, पर उसके अलावा दो और बढ़ाए गए हैं, जिसमें से एक है डिसेंट और दूसरा है रेजिडेंस। तो चलिए सबसे पहले क्लॉज नंबर 1 को डिस्कस कर, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी सरकारी नौकरी लेने के लिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर आपको राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वली मिलेगी जैसे बाकियों को मिलेगी, पर यहाँ पर राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट वो नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे देखिए मुझे नौकरी मिलनी चाहिए या मुझे अपॉइंटमेंट नियुक्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं है। हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी सबके समान दी जाएगी और आपको उसमें अपने आप को प्रूव करना होगा, जो भी टेस्ट होगा उसको पास करके ही वहाँ तक पहुँचा जाएगा। और ये जो रूल है वो सिर्फ उन जॉब के लिए है जो कि स्टेट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी, यानी कि सरकारी नौकरी। साथ दोस्तों इसमें यह भी बात है कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए कंडीशन रख सकती है, क्वालिफिकेशन रख सकती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है कि वो पिक एंड चूज जो है वो कर सकती है अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसमें दोस्तों हमारे पास एक केस लॉ है, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता वर्सेस अमल कुमार रॉय 1962। इसमें दोस्तों ये कहा गया था कि अगर किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है और उसके बजाय किसी दूसरे को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो इसको आप डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कह सकते इक्वल अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी के साथ समान दी गई थी। इसमें दोस्तों जो सिलेक्शन टेस्ट है, यानी कि जब भी कोई टेस्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो रीजनेबल ज़रूर होना चाहिए। अगर वो अनरीजनेबल होता है तो फिर उसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसको डिनाई माना जाएगा, यानी कि 16 आर्टिकल की वायलेशन माना जाएगा। और जहाँ तक बात है एक्सप्रेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, तो इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इनिशियल अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, प्रमोशन, सैलरी मैटर, इंक्रीमेंट, ग्रेचुटी, एज, पेंशन और एज ऑफ सुपरएनुएशन। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में कहा गया था कि इक्वल पे इक्वल वर्क का जो कंसेप्ट है वो भी इसी के अंडर आता है। बट अगेन जैसे कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर भी लागू होता है, यानी कि एक जो प्योन है वो डेप्यूटी कमिश्नर के साथ अपना इक्वालिटी को क्लेम नहीं कर सकता। इसमें दोस्तों हमारे पास एक केस लॉ है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसोसिएशन वर्सेस सेंट्रल रेलवे 1960, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई अगर कोई स्टेशन मास्टर है और उसको जल्दी प्रमोट कर दिया जाता है तो कोई गार्ड जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई देखिए इसको जल्दी प्रमोशन कर दी है और हमें लेट की है, क्योंकि उनके बीच इक्वालिटी नहीं है, इसलिए देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। और दोस्तों क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 16 की वो उन लोगों पर भी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती जो कि हैं तो एक ही सर्विस में पर उनके ग्रेड्स अलग अलग हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं तो उनके ग्रेड्स होते हैं, तो जो ग्रेड 1 का होगा वो ग्रेड 2 के साथ अपना कंपैरिजन या इक्वालिटी की डिमांड नहीं कर सकता। केस लॉ है दोस्तों इसमें किशोरी मोहन लाल बख्शी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों कहा गया था कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर क्लास 1 है वो एंटाइटल करता है कि उसे असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाए या उसको बनाया जा सकता है, पर जो इनकम टैक्स ग्रेड 2 है वो इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकता और यहाँ पर किसी भी तरह का जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है उसका वायलेशन नहीं है। उसी तरह से दोस्तों इर्रेगुलर, एडहॉक और टेम्परेरी जो एम्प्लॉय होते हैं वो उन एम्प्लॉय के साथ जो कि रेगुलर हैं इक्वालिटी की डिमांड नहीं कर सकते। ये जो तय किया गया था वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस बर्कमैन, इन दोनों केसेस में डिसाइड किया गया था। एम जगदीश व्यास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010, वो एम्प्लॉय जो कि डेपुटेशन पे होते हैं उनका डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, इक्वालिटी नहीं हो सकती। एस जी जयसिंघन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964, जिसमें कि ये कहा गया था कि डिफरेंट स्टैंडर्ड अगर आप बनाते हैं सेम क्लास ऑफ ऑफिसर के लिए तो उसे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का वायलेशन माना जाएगा। एस एम पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1972, जिसमें कि ये कहा गया था कि जब प्रमोशन होती है सेम क्लास या सेम सर्विस में जो ऑफिसर्स होते हैं तो इस बात का कोई भी कंसर्न नहीं होता है कि
वो जो आदमी प्रमोट किया गया है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आया है या फिर वो पहले से प्रमोट होके आया है, यानी कि वो प्रमोटी है या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं समझा जाएगा अगर उन दोनों को एक समान प्रमोशन दी जाती है तो। पर्सन विद द हायर एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड डिफरेंट ग्रेड्स, यानी कि वो लोग जिनकी हायर एजुकेशन होती है अगर जॉब में हैं तो उनको डिफरेंट ग्रेड्स दिए जा सकते हैं और ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये हेल्ड हुआ था BCK मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। नेक्स्ट केस है दोस्तों स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। इसमें क्या था दोस्तों कि जो SC और ST कैंडिडेट थे उनको प्रमोट कर दिया गया LDC से UDC, यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क से अपर डिवीज़न क्लर्क, और ये सब हुआ था बिना टेस्ट के, यानी कि उनका किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं लिया गया। जबकि जनरल कैटेगरी में जो लोग थे उनका प्रमोशन जो था टेस्ट के बेस पर हुआ। तो उन्होंने चैलेंज किया कि भाई ये एक तरह का भेदभाव नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है, यानी कि चीज़ों को क्लासिफाइड किया जा सकता है, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, खासकर वो जो कि बैकवर्ड हैं जिनको कि सोशल जस्टिस जो प्रोवाइड करवाना जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस केस से पहले दोस्तों जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 था वो इस क्लॉज यानी कि 16 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन माना जाता था, पर इसके बाद उसको माना गया कि ये कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये उस एम को जो 16 क्लॉज 1 के अंडर जो एक इक्वालिटी की बात की गई है उसको जो 16(4) है जो वो बूस्ट अप करता है, जो उसको प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं दोस्तों वो इस एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जो दी गई है इस क्लॉज में उसके अंडर नहीं आते हैं। उनको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस रादर देन कॉन्ट्रैक्टर। ये हेल्ड किया गया था CK अच्युतन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1959।